प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थर्मोडायनामिक प्रोसेस, ऊष्मागतिकीय प्रक्रम। तो आज हम इस वीडियो में सबसे पहले ये जानेंगे कि ऊष्मागतिकीय प्रक्रम यानी थर्मोडायनामिक प्रोसेस क्या होता है। फिर हम देखेंगे कि थर्मोडायनामिक प्रोसेस के विभिन्न प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं थर्मोडायनामिक प्रोसेस क्या होते हैं। देखो, जब किसी सिस्टम की एक अवस्था दूसरी अवस्था में परिवर्तित होती है तो इस प्रक्रिया को हम थर्मोडायनामिक प्रोसेस यानी ऊष्मागतिकीय प्रक्रम कहते हैं। यानी सिस्टम की एक अवस्था का दूसरी अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को हम ऊष्मागतिकीय प्रक्रम कहते हैं। यानी सिस्टम है कोई भी, तो किसी सिस्टम की एक अवस्था का दूसरी अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को हम थर्मोडायनामिक प्रोसेस कहते हैं। अब देखो, जब किसी सिस्टम की एक अवस्था दूसरी अवस्था में चेंज होती है तब उस सिस्टम के अवस्था फलनों के मान में परिवर्तन होता है। यानी थर्मोडायनामिक प्रोसेस के दौरान थर्मोडायनामिक प्रोसेस के दौरान सिस्टम के अवस्था फलनों के मान में परिवर्तन होता है। यानी कहने का अर्थ है, जब किसी सिस्टम की एक अवस्था दूसरी अवस्था में चेंज होती है तब उस सिस्टम के जो अवस्था फलन है यानी जो ऊष्मागतिकीय फलन है यानी जो थर्मोडायनामिक फंक्शन है, जो स्टेट फंक्शन है, उनके मान में चेंज होता है। यानी उनके मान में परिवर्तन होता है। अब देखो, ये जो थर्मोडायनामिक प्रोसेस है, ये जो ऊष्मागतिकीय प्रक्रम है, ये कई प्रकार के होते हैं। तो यदि हम इनके प्रकार देखें तो ये ऊष्मागतिकीय प्रक्रम कई प्रकार के होते हैं। जैसे नंबर 1, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस, जिसको हम हिंदी में कहते हैं समतापी प्रक्रम। समतापी प्रक्रम। दूसरा लेते हैं हम आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस, जिसको हम हिंदी में कहते हैं समायतनी प्रक्रम। समायतनी प्रक्रम। 3 नंबर देखते हैं अपन आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस, जिसको हिंदी में कहते हैं हम समदाबी प्रक्रम। समदाबी प्रक्रम। 4 नंबर हम लेते हैं साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस,
यानी चक्रीय प्रक्रम, चक्रीय प्रक्रम। 5 नंबर लेते हैं हम एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस, जिसको हिंदी में कहते हैं हम रुदोष्णीय प्रक्रम, रुदोष्णीय प्रक्रम। 6 नंबर लेते हैं हम रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस, जिसको हम हिंदी में कहते हैं उत्क्रमणीय प्रक्रम, उत्क्रमणीय प्रक्रम। नेक्स्ट होता है इरिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अनुत्क्रमणीय प्रक्रम, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। तो देखिए ये विभिन्न प्रकार के थर्मोडायनामिक प्रोसेस हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस। ये विभिन्न प्रकार के थर्मोडायनामिक प्रोसेस होते हैं। अब हम इन विभिन्न प्रकार के थर्मोडायनामिक प्रोसेस के बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। देखो, तो सबसे पहले लेते हैं हम आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस, जिसको हिंदी में कहते हैं हम समतापी प्रक्रम। तो देखो आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, जैसे इसके नाम से स्पष्ट है कि यहां टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, स्थिर रहेगा। तो स्थिर ताप पर जब किसी निकाय की एक अवस्था दूसरी अवस्था में बदलती है तो इस प्रोसेस को हम आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। यानी कहने का अर्थ हो गया कि स्थिर ताप पर किसी निकाय की एक अवस्था का दूसरी अवस्था में बदल जाना आइसोथर्मल प्रोसेस कहलाता है। यानी स्थिर ताप पर किसी निकाय की एक अवस्था का दूसरी अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को हम आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। अब देखो, जो आइसोथर्मल प्रोसेस होते हैं, जो समतापी प्रक्रम होते हैं, इन प्रक्रमों में डेल टी का मान 0 होता है, क्योंकि यहां टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है, इसलिए तापमान परिवर्तन यहां 0 होता है। तो देखो अब क्या होता है कि अगर ये आइसोथर्मल प्रोसेस यानी समतापी प्रक्रम एक्जोथर्मिक है, एक्जोथर्मिक यानी उष्माक्षेपी है, तो देखो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, उष्माक्षेपी प्रक्रम है तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट रखने के लिए जो हीट है, जो उष्मा है, वो सिस्टम से परिवेश में चली जाती है। ठीक, यानी अगर मान लीजिए आइसोथर्मल प्रोसेस यानी समतापी प्रक्रम
एक्जोथर्मिक है तो ऐसी स्थिति में जो उष्मा है वो निकाय से परिवेश में चली जाती है। और अगर आइसोथर्मल प्रोसेस एंडोथर्मिक है यानी उष्मा शोषी है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो हीट है वो परिवेश से सिस्टम में आ जाती है। यानी सराउंडिंग से सिस्टम में आ जाती है हीट। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो सिस्टम का टेम्परेचर है वो स्थिर बना रहता है। तो ये हो गया आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक, अब आगे वाला हम लेते हैं। देखो आइसोथर्मल के बाद में नंबर 2 आइसोकोरिक प्रोसेस, जिसको हम हिंदी में कहते हैं समआयतनी प्रक्रम। तो देखो समआयतनी प्रक्रम क्या होता है। देखो स्थिर आयतन पर किसी निकाय की एक अवस्था का दूसरी अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को हम आइसोकोरिक प्रोसेस कहते हैं। यानी इस आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है कि स्थिर आयतन पर किसी निकाय की एक अवस्था दूसरी अवस्था में, एक अवस्था है वो दूसरी अवस्था में बदल जाती है और उस दौरान निकाय का जो आयतन है वो स्थिर रहता है। तो इस प्रोसेस को हम समआयतनी प्रक्रम यानी आइसोकोरिक प्रोसेस कहते हैं। अब देखो जो आइसोकोरिक प्रोसेस होते हैं इन प्रक्रमों में डेल V बराबर 0 होता है, आयतन परिवर्तन 0 होता है, क्योंकि यहां आयतन है वो स्थिर है, कांस्टेंट है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जब निकाय की एक अवस्था दूसरी अवस्था में चेंज होती है तो निकाय के दाब में परिवर्तन हो सकता है। तो ये हो गया आइसोकोरिक प्रोसेस। अब देखो 3 नंबर लेते हैं आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस यानी इसको हिंदी में कहते हैं समदाबी प्रक्रम। तो देखो आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या होता है कि जब स्थिर दाब पर किसी निकाय की एक अवस्था दूसरी अवस्था में चेंज होती है तो इस प्रक्रिया को हम आइसोबैरिक प्रोसेस कहते हैं। यानी यहां क्या होता है, स्थिर दाब पर किसी निकाय की एक अवस्था दूसरी अवस्था में परिवर्तित होती है। यानी कहने का अर्थ ये हो गया कि जब किसी निकाय की एक अवस्था दूसरी अवस्था में परिवर्तित होती है उस दौरान यदि निकाय का दाब स्थिर बना रहता है तो ऐसे प्रोसेस को हम आइसोबैरिक प्रोसेस या समदाबी प्रक्रम कहते हैं। यानी स्थिर दाब पर किसी निकाय की एक अवस्था का दूसरी अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को हम आइसोबैरिक प्रोसेस कहते हैं। अब देखो इन प्रकरणों में क्या होता है कि निकाय के लिए डेल P का मान 0 होता है, क्योंकि निकाय का जो दाब है वो स्थिर होता है, इसे दाब परिवर्तन का मान 0 होता है। तो यहां जब निकाय की एक अवस्था दूसरी अवस्था में चेंज होगी तो उस दौरान निकाय के आयतन में परिवर्तन हो सकता है। अब देखो नंबर 4 साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक
प्रोसेस, इसको हम बोलते हैं चक्रीय प्रक्रम। अब देखो चक्रीय प्रक्रम क्या होता है, तो सिंपल है कि वह प्रक्रम जिसमें कोई निकाय विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता हुआ पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आता है, तो ऐसे प्रक्रम को हम चक्रीय प्रक्रम कहते हैं। दोबारा देखिए चक्रीय प्रक्रम क्या होता है। चक्रीय प्रक्रम वह प्रक्रम होता है जिसमें निकाय विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता हुआ पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आता है। तो ये हो गया अपने 4 प्रक्रम। नेक्स्ट लेते हैं, देखो हम 5 नंबर एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस यानी रुदोष्मीय प्रक्रम। अब देखो रुदोष्मीय प्रक्रम क्या होता है। इन प्रक्रमों में सिस्टम एवं सराउंडिंग्स के मध्य ऊष्मा का विनिमय नहीं होता है, यानी इनमें निकाय एवं परिवेश के मध्य हीट यानी ऊष्मा का विनिमय नहीं होता है। अर्थात इनमें क्या होता है, इन प्रक्रमों में कि जब निकाय की एक अवस्था दूसरी अवस्था में चेंज होती है तो उस दौरान ऊष्मा है वो ना तो निकाय से परिवेश में जाती है ना परिवेश से निकाय में आती है। यानी कहने का अर्थ यह हो गया कि जब निकाय की एक अवस्था दूसरी अवस्था में परिवर्तित होती है तब निकाय एवं परिवेश के मध्य ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है, तो ऐसे प्रक्रम को हम रुदोष्मीय प्रक्रम कहते हैं। अब देखो इन रुदोष्मीय प्रक्रमों के लिए क्या होता है, Q बराबर 0 होता है। तो अब बहुत ही महत्वपूर्ण बात सुनिए कि Q बराबर 0 है, तो अगर यदि एडियाबैटिक प्रोसेस यानी रुदोष्मीय प्रक्रम एक्सोथर्मिक है तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि रुदोष्मीय प्रक्रम एक्सोथर्मिक है तो उस कंडीशन में सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। सिस्टम का टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और यदि एडियाबैटिक प्रोसेस एंडोथर्मिक है तो उस दौरान क्या होगा, सिस्टम का टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो जाएगा। सिस्टम का टेम्परेचर घट जाता है, कम हो जाता है। कब? जब रुदोष्मीय प्रक्रम एंडोथर्मिक होगा। तो इस प्रकार से ये होते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। ध्यान से देखिए, इंपॉर्टेंट है एडियाबैटिक प्रोसेस। दोबारा सुन लीजिए कि एडियाबैटिक प्रोसेस ऐसे प्रोसेस होते हैं जिनमें जब निकाय की एक अवस्था दूसरी अवस्था में परिवर्तित होती है तब निकाय एवं परिवेश के मध्य ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है और इनके लिए Q बराबर 0 होता है। अगर एडियाबैटिक प्रोसेस एक्सोथर्मिक है यानी ऊष्मा क्षेपी है तो उस स्थिति में सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ जाता है। और अगर यदि एडियाबैटिक प्रोसेस एंडोथर्मिक है यानी ऊष्मा शोषी है तो ऐसी स्थिति में सिस्टम का टेम्परेचर कम हो जाता है। तो ये हो गया एडियाबैटिक प्रोसेस। नेक्स्ट लेते हैं हम, देखो रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस यानी उत्क्रमणीय प्रक्रम। तो देखो रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, ऐसे प्रोसेस जो दोनों दिशाओं में चलते हैं, अग्र दिशा में और प्रतीक दिशा में, इनको हम उत्क्रमणीय प्रक्रम कहते हैं। यानी ये प्रोसेस
दोनों दिशाओं में चलते हैं। नेक्स्ट है वो है इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस, इनमें क्या होता है, ये जो अनुत्क्रमणीय प्रक्रम होते हैं ये एक ही दिशा में चलते हैं, यानी ये एक ही दिशा में चलते हैं। अब देखो हम इन दोनों प्रक्रमों में रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस में देखो अंतर देखते हैं कि इनमें क्या अंतर है रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर। तो रिवर्सिबल प्रोसेस यानी उत्क्रमणीय प्रक्रम, और इधर हो जाएगा इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। तो हम इनके अंतर की बात करें तो इनमें पहला अंतर ये होता है कि ये प्रक्रम दोनों दिशाओं में चलते हैं, दोनों दिशाओं में चलते हैं। और इधर हम देखें तो ये प्रक्रम एक ही दिशा में चलते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं, पहला अंतर। दूसरे अंतर की हम बात करें तो जो रिवर्सिबल प्रोसेस है, इन प्रक्रमों में या इन प्रोसेस में निकाय है वो अपने परिवेश के साथ साम्य अवस्था में रहता है, यानी इनमें जो निकाय है, निकाय अपने परिवेश, निकाय अपने परिवेश के साथ साम्य अवस्था में रहता है। अब देखो यहां निकाय है वो अपने परिवेश के साथ इक्विलिब्रियम स्टेट यानी साम्य अवस्था में रहता है। क्यों? क्योंकि निकाय एवं परिवेश के अवस्था चरों के मान में अत्यंत सूक्ष्म अंतर होता है, अत्यंत सूक्ष्म अंतर होता है। तो देखो हमने यहां दूसरी क्या बात बताई है कि जो रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं, इन रिवर्सिबल प्रोसेस में निकाय है वो अपने परिवेश के साथ साम्य अवस्था में रहता है, क्योंकि यहां निकाय और परिवेश के अवस्था चरों यानी अवस्था फलनों के मान में अत्यंत सूक्ष्म अंतर होता है। अर्थात निकाय और परिवेश के अवस्था चरों के मान लगभग बराबर होते हैं। और यहां हम बात करें तो यहां इसका उल्टा हो जाएगा। देखो तो हम ये कहेंगे कि इन प्रक्रमों में निकाय अपने परिवेश के साथ साम्य अवस्था में नहीं होता है, क्योंकि इन प्रक्रमों में निकाय और परिवेश के अवस्था चरों के मान में एक निश्चित अंतर होता है। अतः ये जो इरिवर्सिबल प्रोसेस है, इन प्रक्रमों में जो निकाय है वो अपने परिवेश के साथ साम्य अवस्था में नहीं होता है। तीसरी बात देखो, जो ये रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं काल्पनिक होते हैं।
काल्पनिक होते हैं, क्योंकि हम इन प्रक्रमों का अपने दैनिक जीवन में अनुभव नहीं कर सकते हैं, तो इनको हम काल्पनिक प्रक्रम कहते हैं, ये काल्पनिक होते हैं। और इधर हम 3 नंबर देखें तो ये जो इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं ये वास्तविक होते हैं, क्योंकि इन प्रक्रमों का हम अपने दैनिक जीवन में अनुभव कर सकते हैं। नंबर 4 हम देखें तो देखो जो रिवर्सिबल प्रोसेस हैं ये प्रक्रम अत्यंत मंद गति से चलते हैं, अतः इन प्रक्रमों को पूर्ण होने में अनंत समय लगता है। तो 4 नंबर हम दे सकते हैं कि ये प्रक्रम अत्यंत मंद गति से चलते हैं, अतः इनको पूर्ण होने में अनंत समय लगता है। तो हमने 4 नंबर में ये बताया है कि जो रिवर्सिबल प्रोसेस है ये अत्यंत मंद गति से चलते हैं, अतः इन प्रक्रमों को पूरा होने में अनंत समय लगता है। तो यहां हम इनमें 4 नंबर देखेंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा कि ये प्रक्रम तीव्र गति से चलते हैं, अतः ये प्रक्रम एक निश्चित समय के पश्चात पूर्ण हो जाते हैं। यानी इसका उल्टा हो गया, ये प्रक्रम अत्यंत मंद गति से चलते हैं तो इनको पूरा होने में अनंत समय लगता है। तो यहां हम लिखेंगे कि ये प्रक्रम अपेक्षाकृत तीव्र गति से चलते हैं, अतः ये प्रक्रम एक निश्चित समय के पश्चात पूर्ण हो जाते हैं। तो फिर हम देखते हैं 5 नंबर, इन प्रक्रमों से अधिकतम कार्य को प्राप्त किया जा सकता है। यानी अधिकतम कार्य प्राप्त किया जाता है। यानी जो रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं इन प्रक्रमों से अधिकतम कार्य को प्राप्त किया जा सकता है, अतः इन प्रक्रमों को हम आदर्श प्रक्रम भी कहते हैं। यानी आइडियल प्रोसेस यानी आदर्श प्रक्रम भी कहते हैं। तो यहां हम क्या लिखेंगे 5 नंबर, यहां हम 5 नंबर में ये लिखेंगे कि इन प्रक्रमों से प्राप्त कार्य की जो मात्रा है वो अपेक्षाकृत कम होती है, यानी इनसे कम होती है। 6 नंबर की बात करें तो हम देखेंगे कि ये जो रिवर्सिबल प्रोसेस है ये छोटे छोटे सतत पदों में संपन्न होता है। यानी छोटे छोटे सतत पदों में संपन्न होते हैं। यानी जो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है ये छोटे छोटे सतत पदों में संपन्न होते हैं। और इधर हम 6 नंबर देखेंगे तो जो इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं ये प्रोसेस एक या एक से अधिक बड़े पदों में, एक या दो पदों में, एक या दो बड़े पदों में संपन्न हो जाते हैं, जबकि ये जो प्रोसेस होते हैं ये छोटे छोटे सतत पदों में संपन्न होते हैं। जबकि इनमें हम देखते हैं कि जो अनुत्क्रमणीय प्रक्रम होते हैं ये प्रक्रम एक या दो बड़े पदों में संपन्न होते हैं। तो इस प्रकार से ये रिवर्सिबल और जो इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं इनके अंदर ये 6 अंतर बताए हैं हमने। अब यदि आपसे कोई पूछे कि रिवर्सिबल प्रोसेस की 4 विशेषताएं लिखिए तो हम ये विशेषता भी बता सकते हैं। और यदि आपसे पूछे कि इरिवर्सिबल प्रोसेस की 4 विशेषताएं बताइए तो हम ये 4 विशेषता लिख सकते हैं इनसे। और हमें पूछे कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस में 4 अंतर बताए तो हम अंतर भी बता सकते हैं, दोनों की विशेषता भी होगी। तो ये हो गया उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। तो आज हमने थर्मोडायनामिक प्रोसेस के बारे में पढ़ा। पहले हमने देखा कि थर्मोडायनामिक प्रोसेस क्या होते हैं और उसके बाद में हमने थर्मोडायनामिक प्रोसेस के विभिन्न प्रकार के बारे में जाना। अब आप असाइनमेंट के रूप में 2 क्वेश्चन नोट कीजिए। पहला क्वेश्चन लिखिए आप, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। एक तो लिखनी है आपको एडियाबैटिक प्रोसेस और एक आइसोबैरिक प्रोसेस यानी रुदोष्मीय प्रक्रम
और समगामी प्रक्रम पर आपको टिप्पणी लिखनी है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आप लिखिए, उत्क्रमणीय एवं अनुत्क्रमणीय प्रक्रमों की चार चार विशेषताएं लिखिए। यानी उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय प्रक्रमों की चार चार विशेषताएं लिखिए। ये आज का आपके लिए दूसरा क्वेश्चन है। तो आपको ये दोनों क्वेश्चन असाइनमेंट के रूप में करने हैं। थैंक यू, धन्यवाद।